हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं ब्लूम्स क्लासिफिकेशन या ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में। वर्ल्ड वाइड जब हम कोई भी चीज़ में, जब किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ाते हैं, बी इट यूनिवर्सिटी, बी इट स्कूल, किसी भी जगह पे जब हम पढ़ाते हैं, कोई कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो भी हम लेक्चर डिलीवर करेंगे, जो भी सब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जो भी सिलेबस हम बना रहे हैं, वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी या ब्लूम्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा बने। क्यों? क्योंकि ब्लूम जो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट दिया टीचिंग को लेकर के, जिसको फॉलो करने से बहुत हद तक स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। या मैं कहूँ एक जो है एक बेस बना के दे दिया, एक स्टाइल बना के दे दी कि जिनको अगर आप फॉलो करो तो आप अपनी टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव कर सकते हो। इस क्लासिफिकेशन में वो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप अपना कोई भी कोर्स, लेक्चर या कोई भी सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट अपने स्टूडेंट्स को या अपने लर्नर्स को दे सकें। इसमें उन चीज़ों के बारे में बात हुई है जो मेजरली आपको कहाँ कहाँ यानी कि फोकस करना है जब आप पढ़ा रहे हैं, एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, उसके बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से 3 मेजर जो तरीके हैं, जो क्लासिफिकेशन है जो ब्लूम्स ने दिए हैं, और उनको यूज़ करते हुए कैसे हम एक लर्नर को मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे कि सबसे पहले आपको दिखेगा 3 डोमेन। यहाँ पे हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी या ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में हम 3 मेजर डोमेन्स की बात करते हैं, और ये सारे डोमेन जो हैं ये अलग अलग एरियाज पे डील करते हैं। सबसे पहले आपका आता है कॉग्निटिव डोमेन। शॉर्ट में समझाऊं तो किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी लर्नर में जब हम बात करते हैं कि एक इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, उसके अंदर एक इंटेलेक्ट डेवलप करना है उस सब्जेक्ट को लेकर के, जो आप पढ़ा रहे हैं उस कोर्स को लेकर के, तो जब आप उसके अंदर वो इंटेलिजेंस, वो इंटेलेक्ट डेवलप करने के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती है। यानी कि आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस डोमेन में डील करना है कि आपको उसके अंदर एक इंटेलिजेंस डेवलप करनी है इस सब्जेक्ट को लेकर के। इसको और डेप्थ में हम अभी देखने वाले हैं। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। भाई अफेक्टिव डोमेन काफ़ी हद तक मैं आपको समझाऊं, जैसा कि मैं, आप, हम सब, वी ह्यूमन आर ड्रिवन बाय आवर इमोशंस। हमारे इमोशंस जहां इन्वॉल्व हो जाते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से आपको बहुत खुशी हुई है, तो आप लॉन्ग टर्म उस चीज़ को ध्यान में रख पाते हो, है ना। आप अपने इमोशंस से जोड़ करके जब किसी चीज़ को पढ़ते हो, या जब कोई भी टीचर पढ़ाते वक्त लर्नर्स के इमोशंस को भी इन्वॉल्व कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट टीचिंग कही जाती है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब है कि अपने रेगुलर लाइफ में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर पाना, उसको एप्लीकेशन दिखा पाना, उसका यूज़ दिखा पाना, प्रैक्टिकल दिखा पाना अपनी डे टू डे लाइफ में, कि हाँ आप यदि कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने से आप में एक्चुअली में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये 3 ऐसे मेजर डोमेन्स हैं जो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की थोड़े से डिटेल में। देखिए, कॉग्निटिव डोमेन में आपको आसान भाषा में समझाऊं तो सबसे पहले आपका काम है कि आप बच्चे में नॉलेज गेन कराएं। अगर आप उसको सही से वो चीज़ पढ़ा रहे होंगे, आप उसको सही से वो चीज़ सिखा रहे होंगे, तो उस फैक्टर में उसके लिए उस एक नॉलेज गेन करना एक आसान फैक्टर हो जाता है। मतलब आप सही तरीके से नॉलेज की डिलीवरी करेंगे तो वो भी उस चीज़ को समझ पाएगा। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं आपको दूं कि अगर आप किसी भी एक पर्सन को सिखा रहे हैं, इंग्लिश का आप कोई लेसन दे रहे हैं जिसमें आप उसे कोई स्टोरी समझा रहे हैं, कोई ऐसे समझा रहे हैं, तो आप उसको डिलीवर इस तरीके से करिए कि उसको उसके बारे में पूरा नॉलेज हो जाए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल के बच्चे को पहली बार पढ़ा रहे हैं कि पोस्टमैन क्या होता है, मिल्कमैन क्या होता है, ठीक है, ड्राइवर क्या होता है, तो आप उसको नॉलेज इस तरीके से दीजिए कि आप वो अपने रियल लाइफ में अगर उन लोगों को देखता हो तो वो समझ पाए कि हाँ इसको हम पोस्टमैन कहते हैं, ये काम करते हैं, मिल्कमैन ये काम करते हैं, ड्राइवर ये काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप एक बच्चे को, एक लर्नर को सिखाते हैं, तो नॉलेज की डिलीवरी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उसके माइंड में अच्छे से एक इंटेलिजेंस की तरह बैठ जाए, और नेक्स्ट टाइम जब वो अपने रियल लाइफ में कभी उस चीज़ को देखे तो वो समझ जाए कि ओके, मुझे ये जो नॉलेज मिला था वो इस वजह से मिला था। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें डेवलप करनी है वो है अप्लाइंग। मतलब बात वही हो गई कि आपने उसको नॉलेज डिस्कवर करा दिया कि ठीक है, नॉलेज उसने सीख लिया, समझ लिया कि भैया ये मुझे नॉलेज है। नॉलेज को हम रिमेंबरिंग भी कह सकते हैं।
अप्लाइंग को हम अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपने रियल लाइफ में जब उस नॉलेज को जो आपने उसको सिखाया है, जब वो देखता है कि ठीक है आपने उसने वो कोई चीज़ आपसे सीख रखी है, तो अब वो उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, उस चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको उसको देखनी है। कैसे चेक करेंगे आप? जब भी आप कोई लेसन उसको देते हैं, सिखाते हैं, तो उस लेसन के बाद आप ट्राई करिए उसको इवेल्युएट करने का कि हाँ उसने वो सही से वो चीज़ सीखी है कि नहीं, बाय गिविंग देम सर्टेन एक्सरसाइजेस कि ठीक है ये समझ पाने के लिए कि उसने चीज़ सही से सीखी है या नहीं। आप मैथ्स में किसी को प्लस माइनस करना सिखाते हैं तो नेक्स्ट डे आप उसको 10 अलग अलग प्लस और माइनस करके लाने के होमवर्क देते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग या अप्लाइंग वो अपने लाइफ में रेगुलरली कर सके, इस बात का आपको एज अ टीचर ध्यान रखना होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं जो कि आपके लिए आता है यहाँ पे एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब वो अपने रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पा रहा है तो वो उसको एनालाइज कर सके कि हाँ ठीक है इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे है, इस चीज़ को हम लोग ऐसे यूटिलाइज करते हैं, इस चीज़ को हमें जो भी मैंने सीखा है अब मैं उस चीज़ को एनालाइज कर पा रहा हूँ कि ठीक है इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक आप देखिए काफ़ी चीज़ें एक जैसी साउंड कर रही होंगी कि अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालाइजिंग भी, लेकिन एनालाइजिंग क्या है? नॉलेज गेन करने के बाद का प्रोसेस है कि आपको एनालाइज करना है कि क्या आपका स्टूडेंट जिस भी तरीके की नॉलेज आपने उसको दी है क्या वो उस चीज़ को सही से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यू हैव टू एनालाइज योर स्टूडेंट इन सर्टेन वे। और फिर फोर्थ में आपके पास में आती है जो चीज़, दैट इज इवैल्यूएटिंग। देखिए ये आप अगर अलग अलग बुक्स में देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में भी या किसी नॉन ब्रांड बुक्स में भी, तो आप ये चीज़ देख पाएंगे कि इसके अलग अलग आपको जो है टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं कॉग्निटिव डोमेन का एक बहुत सिंपल सा जो मीनिंग है वो यही है कि आप एक बच्चे के अंदर में इंटेलिजेंस डेवलप करिए और उस लर्नर की इंटेलिजेंस को टाइम टू टाइम चेक करिए। दैट इज व्हाट कॉग्निटिव डोमेन स्टैंड्स फॉर। अब उसमें हो सकता है किसी अलग अलग बुक में अलग अलग सब हेडिंग्स दी हों, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर में हो सकता है कुछ अलग अलग हेडिंग्स के अंदर में चीज़ें लिखी हों, लेकिन मैं आपको एक जनरलाइज वे में बता रहा हूं कि आपको ये मेजर चीज़ों का ध्यान रखना है कि कॉग्निटिव डोमेन में जब आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके किन पॉइंट ऑफ व्यूज को आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर जो नॉलेज आप डिलीवर कर रहे हैं वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। अगर आप वो देख रहे हैं कि वो उस चीज़ को सीख चुका है तो वो उस चीज़ को सही से अप्लाई कर पाए। आप उसको एनालाइज कीजिए कि क्या वो आपके दिए हुए लेक्चर, आपके दिए हुए फैक्टर्स को सही से समझ पा रहा है या नहीं। एंड लास्ट में उसको इवेल्युएट भी करके देखिए कि ठीक है, यू हैव टू टेस्ट योर स्टूडेंट विथ टाइम कि ठीक है जितना भी मैंने इसको नॉलेज दिया हुआ है दैट पर्सन शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट नॉलेज, शुड बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज इन देयर डे टू डे लाइफ। सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, किसी भी तरीके की नॉलेज जब आप उसको गेन करा रहे हैं तो इवेल्युएट करना इज वन ऑफ द मोस्ट कोर थिंग्स दैट यू हैव टू डू। फिर अब हम आपके आते हैं सेकंड नंबर पे, दैट इज योर अफेक्टिव डोमेन। देखिए अफेक्टिव डोमेन में आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें आपकी मेजरली आती हैं जैसे कि आपके इमोशन से रिलेटेड। भाई कोई भी आपकी पढ़ाई हुई चीज़ किसी व्यक्ति को कितना अफेक्ट करती है ये इसी चीज़ से डील करता है। आपको एक इफेक्ट क्रिएट करना है अपने लर्नर के माइंड में सो दैट दैट पर्सन कैन लर्न प्रॉपरली एंड बाय इन्वॉल्विंग देयर इमोशंस इनटू इट। और वो इन्वॉल्विंग कैसे कर रहे हैं आप? सबसे पहली चीज़, यू हैव टू मेक दैट लर्नर रेडी फॉर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग पे हम पहले बात करते हैं कि आप सबसे पहले अपने क्लास एनवायरनमेंट में यू हैव टू क्रिएट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको बच्चा कम से कम सुनने को तैयार रहे। दैट पर्सन शुड बी एबल टू लिसन टू यू। दैट मीन्स आप जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं योर लर्नर शुड बी एबल टू रिसीव दैट, शुड बी एबल टू लिसन टू दैट। उसमें शांति से बैठ के आपके लेक्चर को सुनने की विलिंगनेस आपको डेवलप करनी है। ठीक है, सो रिसीविंग की विलिंगनेस आपको डेवलप करनी है। विलिंगनेस के बाद आपको रिस्पॉन्डिंग की विलिंगनेस भी तैयार करनी है। विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है? भाई ये नहीं होता कि बच्चा क्लास में बैठा है चुपचाप बैठ के सुन रहा है बस, दैट्स इट। नहीं, जरूरी नहीं कि शांति से बच्चा यदि क्लास में बैठ के सुन रहा है तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो ही रही हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस थिंग कि बच्चा रिस्पॉन्ड भी करे। यानी कि टाइम से यदि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उस क्वेश्चन को रिप्लाई दे, आपको अपने आंसर्स दे,
और दूसरी चीज़, अगर उसको कोई डाउट है उस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लेक्चर में, तो दैट पर्सन शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स एज वेल, अपने डाउट्स आपसे पूछ सके। ऐसा एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट आपको क्लास में डेवलप करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिस्पॉन्सिव इमोशन पूरे क्लास में होना चाहिए, आपको एक विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड आपके लर्नर में आपको रेडी करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर कि आप क्लास को कैसे शांत रख के पहले सुनने पे जो है फोकस करा सकें, फिर क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व रहने पे फोकस करा सकें। तीसरी चीज़ आती है आपकी वैल्यूइंग। आप जो भी पढ़ा रहे हैं, आपके लर्नर को वो चीज़ वैल्यूएबल लगनी चाहिए, और वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड कैरी करते हैं, जिससे कि आपके लर्नर को आपका टाइम, आपके एफर्ट्स वैल्यूएबल लगने चाहिए। वो व्यक्ति जब खुद आपके साथ में पढ़ रहा है, आप जब उसको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उस लर्नर के अंदर इतनी एफिशिएंसी, इतना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि वो इस चीज़ को जो है अप्लाई करे अपनी लाइफ में और वैल्यू करे कि हाँ सर या मैम मुझे जो भी टाइम दे रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितना भी मेरे पीछे काम कर रहे हैं, दैट नीड्स टू बी वैल्यूड। मुझे इस चीज़ की वैल्यू करनी है, मुझे इस चीज़ को समझना है कि हाँ वो मेरे साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी रिस्पॉन्स उसी तरीके का करना है। तो आपको अपनी वैल्यू भी जो है लर्नर के आइज में डेवलप करनी ज़रूरी है। दैट मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू मेक देम वैल्यू व्हाट इज़ बीइंग टॉट ओवर देयर, व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू देम ओवर देयर। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग ये है कि दैट पर्सन शुड बी एबल टू हिमसेल्फ इंटरैक्ट कंप्लीटली विथ यू। मतलब देखिए, रिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या था, आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, वो अपने न्यू आइडियाज भी आपके पास में लेकर के आ रहा है। मतलब आपने अगर किसी पर्सन को कुछ सिखाया कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन हम इंग्लिश का एग्जाम्पल लें, तो अगर आपने पोस्टमैन पर ऐसे लिखना सिखाया है उस स्टूडेंट को, एक क्लास को आपने सिखाया कि पोस्टमैन पर आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो उस तरीके से नेक्स्ट टाइम उसके दिमाग में अगर ये चीज़ आती है कि भाई जिस तरीके से हम पोस्टमैन पे ऐसे लिख रहे हैं, क्या हम इसी तरीके से किसी ड्राइवर पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसी तरीके से स्वीपर पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसी तरीके से डॉक्टर पर ऐसे लिख सकते हैं, ये उसके माइंड में अगर ये क्यूरियोसिटी आ रही है, तो आपके क्लास का एनवायरनमेंट, आपका जो अफेक्टिव डोमेन जो आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी क्लास में, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपसे शेयर कर सके अपना आइडिया। यानी कि स्टूडेंट को अगर कहीं पे कोई न्यू आइडिया डेवलपमेंट उसके माइंड में आ रहा है, तो दैट स्टूडेंट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू। ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्लास में क्रिएट करके रखना है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजिंग। और लास्ट में आपका आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, और इसको हम लास्ट में एक और नेचुरलाइजेशन भी लिख लेते हैं। कैरेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि अपने डे टू डे एक्टिविटीज में अगेन आपकी सिखाई हुई चीजें विथ इमोशंस वो अपने जोड़ सके स्टूडेंट, और उसको अपने रेगुलर कैरेक्टर में, रेगुलर बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर सके। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर टाइप की टीचिंग का कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि किसी तरीके की लर्निंग जब आप उसे कराएं तो वो लर्निंग उसके डेली लाइफ को अफेक्ट कर सके। तो ये कैरेक्टराइजेशन, नेचुरलाइजेशन वही चीज़ें हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टराइजेशन में उस चीज़ को ऐड कर सके, अपने अंदर उस चीज़ का एक नेचुरल फ्लो डेवलप कर सके कि हाँ ठीक है, मैंने ये चीज़ सीखी है एंड दिस इज हाउ इट वर्क। भाई नेचुरलाइजेशन में अगर आप देखें या कैरेक्टराइजेशन में भी अगर आप एक चीज़ देखें, तो एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे हम बताएं तो एक फैक्टर होता है कि आप ये चीज़ देख पाएंगे कि भैया आप कभी भी कोई मूवी देखने जाते हैं या आपने कहीं पे कोई सॉन्ग सुना, तो कैसे आपके माइंड में ऐसे ही आ जाता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, अगर मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, हीरो का कोई एक्शन आपको पसंद आया, आपके जाने अनजाने वो कभी आपके उसके कोई डायलॉग्स, कभी उसका कोई एक्शन सीन आपके माइंड में सेट हो जाता है कि भाई हाँ दिस इज हाउ इट इज़, और वो आपके बिहेवियर में भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो दिस इज़ व्हाट कैरेक्टराइजेशन इज़। तो एक अच्छा टीचर अपनी पढ़ाई हुई चीज़ को ऑन अ रेगुलर बेसिस कैरेक्टराइजेशन में ला सके अपने स्टूडेंट्स के, उस चीज़ का भी उसको ध्यान रखना होता है। दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव थिंग दैट नीड्स टू बी डन व्हाइल यू आर इन द अफेक्टिव डोमेन। अब आते हैं आपके लास्ट डोमेन में, जो कि है लास्ट डोमेन जिसका हम नाम कह सकते हैं क्या, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मतलब आपके रेगुलर लाइफ में जो एप्लीकेशन है। देखिए, रेगुलर लाइफ के एप्लीकेशन तो इन चीज़ों पर भी हो रहा था, लेकिन इन सब में फोकस शुरुआत कहीं और से हो रही थी और उसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आ रहे थे। मतलब अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो पहले रिमेंबरिंग, नॉलेज डिलीवरी, इन सब से हम शुरू कर रहे थे और फिर करते करते एनालाइज करके, इवैल्यूएट करके हम कॉग्निटिव लेवल डोमेन को ख़त्म कर रहे थे। फिर अफेक्टिव डोमेन में हम पूरी तरह से इमोशंस के साथ में काम कर रहे थे कि भाई ठीक है,
हमें पहले स्टूडेंट को एक रिसीविंग एंड पर लाना है कि वो आपकी बात सुने, रिस्पॉन्ड करे, आपकी बात को वैल्यू करे, आपकी पढ़ाए हुए नॉलेज को वैल्यू करे, फिर ऑर्गेनाइज करके अपने डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को इंक्लूड करे। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं विच इज साइकोमोटर डोमेन। रिफ्लेक्सेस का मतलब समझते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है? अब देखिए सीधी बात है, अगर आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है तो आप तुरंत अगर आपने कोई चीज़ को टच किया, आप बिल्कुल हाथ झटका के कहते हैं यार ये बहुत गर्म है। आपने सीखा है आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर से कि इस चीज़ को हम गर्म कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यदि आप कहेंगे तो ओके इट्स टू हॉट, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं कि भाई ये बहुत मुझे गर्म लग रहा है, दिस इज टू हॉट, आई कैन नॉट कीप ऑन टचिंग दिस थिंग। तो ये रिफ्लेक्सेस आपने डेवलप किए हैं। तो इसी तरीके से जो नॉलेज आप गेन करते हैं उस नॉलेज को आपको रेगुलर लाइफ में जब अपने रिफ्लेक्सेस में ऐड करना हो, मतलब बिल्कुल आपकी दिनचर्या में, आपके बिहेवियर में, आपके ओवरऑल वर्किंग में अगर ये चीज़ ऐड हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो वो एक असली रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज होता है। दैट इज वेयर यू एग्जैक्टली अप्लाई ऑल ऑफ योर नॉलेज ऑन योर रेगुलर लाइफ, विच इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ ऑल द नॉलेज दैट यू गेन। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी अभी पढ़ रहे हैं तो कल को आप कभी किसी को कोई चीज़ पढ़ाएंगे, सिखाएंगे तो इन्हीं फैक्टर्स को तो ध्यान रखेंगे कि हाँ ये बताया गया था कि भैया रिसीवर पहले बनाना है स्टूडेंट को, फिर उसको रिस्पॉन्स करना सिखाना है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है लर्निंग का। तो ये जो आज आप अभी सीख रहे हैं इसको जब आप अपने डे टू डे अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है यही एक रियल एप्लीकेशन होता है जब हम कोई भी नॉलेज गेन करते हैं उसका। तो ये रियल एप्लीकेशन साइकोमोटर डोमेन में है। इसके क्या मेजर पर्पसेस हैं? सबसे पहले इसमें आता है इमिटेशन, फिर मैनिपुलेशन, देन मैनिपुलेशन के बाद हम कह सकते हैं प्रिसीजन, प्रिसीजन देन आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन के बाद कैरेक्टराइजेशन। अगेन इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। अगर हम कितनी बार देखते हैं स्कूल के बच्चे या कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, टीचर का कोई पर्टिकुलर एक्शन उन्हें पसंद आ जाता है या टीचर का एक तरीका होता है पढ़ाने का, टीचर का तरीका होता है अटेंडेंस लेने का, तो वो उसकी नकल करने लगते हैं। भले मजाक में ही करते हो पर वो करने लगते हैं। इसका मीनिंग क्या है? टीचर इतना इफेक्टिव रहा है उनकी लाइफ में, पॉजिटिवली या निगेटिवली वो अलग बात है, लेकिन इतना इफेक्टिव रहा है कि वो समझ रहे हैं कि हाँ वो उस टीचर को इमिटेट कर पा रहे हैं, कि उस टीचर के पढ़ाने के तरीके को, उस टीचर के बात करने के तरीके को, उस टीचर के अटेंडेंस लेने के तरीके को, किसी भी चीज़ को वो इमिटेट कर पा रहे हैं, यानी कि उस चीज़ की नकल कर पा रहे हैं। तो जब आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं, मान लो आपने सिखाया कि ठीक है पोस्टमैन पर ऐसे ऐसा लिखना है, तो आपने उसको पोस्टमैन पे ऐसे सिखा दिया। अब नेक्स्ट टाइम वो बगैर आपकी गाइडेंस के अगर पोस्टमैन पर ऐसे लिख के ला रहा है, दैट इज इमिटेशन। आपने जो सिखाया है वो उसको वर्ड टू वर्ड लिख सकता है, वर्ड टू वर्ड कहीं बता सकता है, दैट इज इमिटेशन। तो वो आपकी पढ़ाई हुई चीज़ों को, आपके दिए हुए नॉलेज को हूबहू नकल करके कहीं भी यूज़ कर सके, दैट इज इमिटेशन। ठीक है, जिसको हम आसान भाषा में कॉपी करना कह सकते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज मैनिपुलेशन, यानी कि चेंज करना। कोई भी चीज़ जो आपने किसी को पढ़ाई है उस पर वो मैनिपुलेट कर सके, ये उसके मतलब इतना आप उसको रेडी कर दें, दैट इज व्हाट मैनिपुलेशन इज। मतलब इसका एम है साइकोमोटर डोमेन का कि आप उसको मैनिपुलेशन भी सिखा सकें। अगेन पोस्टमैन के ऐसे वाला एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपने किसी बच्चे को या क्लास को सिखाया है कि पोस्टमैन पर जब आप ऐसे लिखोगे तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसका मन होता है कि मैं डॉक्टर पर एक ऐसे लिखूं, तो वो पहले डॉक्टर्स की वो सारी चीज़ें निकाल सके जो आपने पोस्टमैन के बारे में बताई हैं, एंड देन वो लिख सकता है डॉक्टर पर भी ऐसे। दैट इज मैनिपुलेशन। दैट मीन्स जो उसने सीखा है अब वो उसमें कुछ थोड़े थोड़े चेंज करके, एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया बनाने की भी कोशिश कर सकता है, उसको मैनिपुलेट करके। ठीक है, तो आप किसी को यदि कोई चीज़ सिखाते हैं तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में वो उसको मैनिपुलेट करके अपने साथ ही इतना एडवांस तरीके से सीख सके कि भैया वो उसको चेंज करके कुछ नया भी सीख सके, और वो आपके पास आकर के वो चीज़ बताए सही है गलत है, इवेलुएट करके उसको आंसर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ठीक है आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बट मैनिपुलेशन सिखाना उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको इतना रेडी करिए कि दैट पर्सन शुड बी एबल टू मैनिपुलेट द नॉलेज दैट यू हैव गिवन इन अ गुड वे। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कितना सही कितना गलत। भाई अगेन आपने उसको ऐसे लिखना सिखाया है पोस्टमैन पर, वो लिख के ला रहा है मान लो मैनिपुलेट करके डॉक्टर पर।
अब वो अगर ये लिख करके लाया है कि डॉक्टर्स डिलीवर लेटर्स, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये प्रिसीजन नहीं है। लेकिन वहीं पे वो इस नॉलेज को यूज करके सही से लिख के ला रहा है कि डॉक्टर जो है ट्रीट्स पेशेंट्स। तो वो प्रिसीजन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब है कितना हद तक वो सही सीखा है, कितना हद तक गलत सीख के लाया है, ये चेक करना, ये इवैल्यूएट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्रिसीजन का मतलब ही यही है कि कितना हद तक सही है, परसेंटेज ऑफ करेक्टनेस। ठीक है, आर्टिकुलेशन की हम बात करें तो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है अगेन अपनी दिनचर्या में उसको इतने अच्छे से ऐड कर देना कि वो काम आप बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, मतलब इतनी बार आपने उस चीज की प्रैक्टिस कर ली है, इतने बार आपने उस चीज को अच्छा कर लिया है कि अब वो आपके डे टू डे लाइफ में अच्छे से आ चुका है। सो दैट इज नाउ प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करी है उस चीज की कि वो आर्टिकुलेट हो चुका है आपकी लाइफ में। इतना ज्यादा आपने प्रैक्टिस उस चीज की कर ली है, या उस स्टूडेंट ने, उस लर्नर ने उस चीज की प्रैक्टिस इतनी अच्छी करी है जो आपने उसको सिखाया है कि अब वो कुछ नया भी कर रहा है तो बहुत अच्छे प्रिसीजन के साथ कर रहा है, अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहा है। मतलब अगर वो डॉक्टर पे ऐसे लिख के लाया है, बहुत आर्टिकुलेटली लिख के लाया है, मतलब पोस्टमैन की कुछ क्वालिटीज थी जो पोस्टमैन के ऐसे में लिखी थी, इसने डॉक्टर की वो सारी क्वालिटीज डॉक्टर के ऐसे में लिखी हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकुलेट करके उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ में एक अच्छा ऐसे प्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब आपकी जो नॉलेज डिलीवरी है या उसकी जो लर्निंग है वो काफ़ी इफेक्टिव है, बढ़िया है। अगेन ना कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन वही बात है जो हमने सेकंड टेक्सोनॉमी में भी पढ़ी थी कि भैया कैरेक्टराइजेशन का मीनिंग ये है कि वो अपने डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को इंक्लूड कर सके जो भी वो पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया एक वर्ड आर्टिकुलेशन। ठीक है, आर्टिकुलेशन का मीनिंग ये है कि उस चीज़ को बहुत इफेक्टिव और सही तरीके से करना, उस चीज़ में आर्टिकुलेट हो जाना। तो ये उस चीज़ को इफेक्टिवली करना, तो अगर आप इस वर्ड को समझें आर्टिकुलेशन को, तो आप अपने डे टू डे लाइफ में मान लीजिए अलग अलग जगह पे इस वर्ड का यूज़ करते हैं। सो दैट इज व्हाट कैरेक्टराइजेशन इज। मतलब आपने अपनी पर्सनालिटी पे, अपने रेगुलर लाइफ में इस वर्ड को इंक्लूड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल टेल समबडी कि आपने ये चीज़ अच्छे से करी है, दैट टाइम यू विल बी एबल टू से दैट पर्सन कि आपने बहुत आर्टिकुलेटली किया है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि आप कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो अपने डेली कैरेक्टर में भी उसको, रेगुलर लाइफ में भी उसको ऐड कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट कैरेक्टराइजेशन इज। ठीक है, तो अगेन लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये तीन मेजर डोमेन्स हैं। किनके द्वारा दिए गए हैं? इट हैज़ बीन गिवन बाय ब्लूम। ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में तीन मेजर डोमेन्स ऑफ टीचिंग है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक लर्नर को कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं।